मुसाफिर कैफे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चंदर और पम्मी मिलके एक अपना नया कैफे खोलते हैं जिसका नाम मुसाफिर कैफे रखते हैं। 10 साल के बाद भी पम्मी और चंदर साथ में रहते थे और वहाँ सुधा अकेली अपने बच्चे के साथ रह रही थी। आइए इसके बाद की कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुसाफिर कैफे, प्रकाश दुबे की ये कहानी। 10 साल बाद मुंबई। कहानियों के सारे सिरे सही से पकड़ने के लिए हमें कई बार पीछे जाना पड़ता है तो कई बार बहुत आगे। सुधा मुंबई के सबसे बड़ी फैमिली लॉयर में से एक हो चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फर्म में 50% पार्टनर थी। सारे केस में वो जाती भी नहीं थी। उनकी एक बार केस प्रेजेंट की फी बहुत ज्यादा थी। वो खुद बहुत ही सिलेक्टिव केस लेती थी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डिवोर्स के केस सुधा से होकर ही गुजरे थे। वो जब चंदर से कहा करती थी कि वो अकेले मैनेज कर लेगी तो सही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया था। बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही होती है कि जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं है, और जब वो ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखाई देती तब परफेक्ट होती है। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम पीछे की कहानी थी कि चंदर ने बहुत पहले ही ये नाम सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़की के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़की के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में ही कहता था कि लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है तो हमेशा बोलता कि लड़की होगी तो इसी बहाने में अपनी बेटी के साथ सुधा का बचपन तो देख पाऊं। सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो एक साथ नहीं रह पाए। सुधा ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उसका लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहता था कि कर ले शादी। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के घर साथ में रुकता। साल में 1-2 बार वे छुट्टियां मनाने साथ जाते। जब विनीत घर पर रुकता तब रात में सुधा और विनीत एक ही कमरे में सोते। इस बात का क्या मतलब होता है, अक्षर को अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था। अक्सर अक्सर चंदर की पुरानी किताबों को अलमारी से निकलकर उसकी अंडरलाइन को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे समझते विनीत ही उसके पापा है। सारे फंक्शन में सुधा विनीत के साथ ही जाती। कुछ एक बार तो वो अक्षर के स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट भी आ चुकी थी। अक्षर क्लास के बाकी बच्चों की तरह ज्यादा जिद नहीं करता। सुधा उसको प्यार से समझा देती तो वो समझ जाता। वो अपनी एक छुट्टी केवल सुधा के साथ ही जाना चाहता। लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी 1-2 डायरी में जो नाम चंदर लिखा है वो कौन है ये पूछना चाहता। ये वो समझना चाहता था कि मम्मी को जब बड़े अवार्ड मिलते थे तब वो क्यों घर पर लौटकर अक्षर को सीने से लगाकर रो पड़ती थी। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़े दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी सी छोटी खुशी झेली नहीं जाती। क्यों उनके घर में शादी की एक भी फोटो नहीं थी। उनकी नोटबुक के पीछे पापा शब्द लिख के वो कई बार काट चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में लगता कैसा है। पापा बोलते हुए जब होठ 2 बार मिलते हैं तो होठों को कैसा लगता है। अपनी ही मुंह से पापा बोलकर अपने ही कानों में कैसा सुनाई पड़ता है। 10 से देहरादून। सुधा ने यह सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस देने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी। अक्षर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो बिल्कुल चंदर के जैसा कंफ्यूज रहता। यही सब सोचकर सुधा अक्षर को बोर्डिंग में डालने का फैसला लिया। उसने अक्षर को 1-2 बार पूछा, लेकिन अक्षर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुधा चूंकि हाई प्रोफाइल लॉयर थी तो उसके लिए वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून या फिर दून स्कूल दोनों के ऑप्शन खुले हुए थे। यही सब देख समझ के सुधा और विनीत अक्षर देहरादून पहुंचे। हालांकि ये फैसला इतना भी आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लग रहा था। अक्षर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्षर जब कई स्कूल के टूर पर गया था तो बहुत दिक्कत होती थी। चंदर का जाना शायद वो झेल भी इसलिए पाई क्योंकि अक्षर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये भी ख्याल आता था कि उसके पास तो अक्षर है, चंदर ने क्या ही किया होगा। उसने शादी की होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली होगी। 10 साल पहले फोन पर चंदर ने उसको ये बताया था कि उसने मसूरी में एक कैफे लिया है किसी पम्मी के साथ। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी। वो चंदर से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई।
वो चंदर को इसलिए फेस नहीं करना चाहती थी कि शायद चंदर ने अपनी नई दुनिया बना ली होगी और उसको सुधा को फेस करने में दिक्कत ना हो। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने साल तभी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज्यादा प्यार हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालना भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हजारों सालों के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियात खोज है। जो मूव ऑन नहीं कर पाते वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू नहीं बहते हैं न सूखते हैं, वो जिंदगी को करीब से महसूस कर पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबह से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। किसी भी सही चीज को हम समझ ही तब सकते हैं जब हम उसको पाकर खो दे। पाकर पाए रहने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। अक्षर का एडमिशन वेयर होम और दून स्कूल दोनों जगह क्लियर हो गया। सुधा अक्षर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए दिखाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रही, बिल्कुल भी रोई नहीं। अक्षर पे बोर्डिंग में आने का ज्यादा कोई असर नहीं हुआ। वो यहाँ भी उतना ही चुप रहता था जितना मुंबई में रहता था। सुधा रात में होटल में अपने कमरे में पहुंचते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बहुत देर तक रोई। विनीत उसको चुप करवाने के लिए एक दो बार नाकाम कोशिश करता रहा। उस मोमेंट सुधा को लगा कि अक्षर नहीं गया बल्कि चंदर हमेशा के लिए चला गया। सुधा और विनीत की अगले दिन ही शाम की दिल्ली की फ्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते भर रुक कर देखना चाहती है। अगर उसको लगा कि वो अक्षर के बिना नहीं रह पाएगी तो उसको लेकर लौट जाएगी। विनीत उस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्षर की बोर्डिंग वाला फैसला लेने में सुधा को 1 साल लग गया था। विनीत ने सुधा को समझाया कि अगर वो अक्षर से मिलने जाएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा। लेकिन सुधा तो सुधा थी, अपने पर आ गई तो आ गई। विनीत अब और इंतजार नहीं करना चाहता था तो कोई सीन क्रिएट नहीं किया। जाने से पहले उसने पूछा भी कि वो भी रुक जाए। वो लोग 2-3 दिनों के लिए मसूरी ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं। लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले ही रुकना चाहती है। थक हार के विनीत दिल्ली की फ्लाइट लेके देहरादून से वापस चला गया। विनीत के जाने के बाद पूरा दिन सुधा ने कमरे में ही गुजारा। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल अकेली थी। अपने आप को अकेले में तो भुलाया नहीं जा सकता। उसको कोई भी कॉल पिक करने का मन नहीं हो रहा था। अपना मोबाइल बंद कर दिया। सुधा ने बेरे को बोलकर उससे सिगरेट मंगाई। उसने अक्षर की वजह से सिगरेट पीना करीब करीब छोड़ दिया था। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते सिखाते बड़े अक्सर अपनी आदतें बदल लेते हैं। बीच बीच में रह रह कर उसको रोना आ रहा था। किस बात पे आ रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। कई बार रोना एक वजह से शुरू होता है तो खत्म किसी दूसरी वजह से होता है। उसने सिगरेट मंगा तो ली लेकिन पी नहीं पाई। एक दिन बड़ी मुश्किल से बीता। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने सोचा कि वो बाहर घूम कर आए। वो मॉल रोड पर बहुत देर तक टहलती रही, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। फिर भी आधा दिन नहीं बीता। उस बीच उसका मन किया कि वो अक्षर की बोर्डिंग में जाए। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर रो रहा है। अक्षर ऐसे ही रोता नहीं था, लेकिन रोता तो चुप नहीं होता था। किसी तरह दूसरा दिन खिसका। बीच में उसने मोबाइल थोड़ी देर तक के लिए खोला तो ऑफिस के ईमेल और मैसेज देखकर थोड़ी खींची। विनीत के भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वो बार बार यही पूछ रहा था कि वो लौट कब रही है। इस सवाल से उसका मन इतना खराब हुआ कि उससे मोबाइल फिर से बंद कर दिया। आज अकेली सुधा का तीसरा दिन था। वो सुबह सुबह तैयार होकर फिल्म देखने के लिए निकल गई। सालों बाद वो अकेले फिल्म देखने गई थी। अकेले फिल्म जाने में वही फिल्म अलग अलग दिखती है। अंधेरे कमरे में पर्दे पर पूरी फिल्म के दौरान अपनी जिंदगी के कुछ भूले बिसरे सीन भी दिखाई पड़ते हैं। मूवी हॉल से निकलकर अपने कमरे में लौटने पर उसने अपनी बैग से एक पुरानी डायरी निकालकर होटल के लैंडलाइन नंबर से डायल किया, जिससे करीब 10 साल पहले चंद्र का फोन आया था। उधर से एक लड़की की आवाज आई, नमस्कार, मुसाफिर कैफे। सुधा ने कैफे सुनकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल किया और फिर से वही आवाज आई, नमस्कार, मुसाफिर कैफे। उधर से सुधा ने पूछा, आप अपना एड्रेस दे सकती है और कैफे कब तक खुला रहता है? उधर से आवाज आई, मैम, कैफे हमेशा खुला रहता है। किचन रात में 11 बजे बंद हो जाता है। बाकी आप स्टे करने के लिए कभी भी आ सकती है। आपके यहाँ स्टे भी कर सकते हैं? हाँ मैम, आप अपनी डिटेल नोट करा दीजिए, मैं आपकी बुकिंग कर लेती हूँ। नहीं, मुझे स्टे नहीं करना, बस आप अपना एड्रेस नोट करा दीजिए। एड्रेस नोट करके सुधा ने फोन काट दिया और होटल से मसूरी जाने के लिए टैक्सी बुक करा ली। सुधा की पूरी रात बेचैनी में गुजरी।
उसको पूरी रात लगता रहा कि अक्षर बहुत रो रहा है। हमारी यादों का कुछ हिस्सा इतना काला होता है कि उस पन्ने को खोलते ही रात हो जाती है। माँ से मुसाफिर कैफे। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अक्षर के स्कूल में फ़ोन करके कंफर्म किया कि वो सही तो है। स्कूल से पता चला कि अक्षर उन कुछ बच्चों में से ही है जो बिल्कुल भी नहीं रोए। सुधा ने टैक्सी मंगाई और मसूरी के लिए चल दी। रास्ते में शिव मंदिर आने पर ड्राइवर ने सुधा से कहा कि चाय पीने के लिए ये बढ़िया जगह है। सुधा ने वहाँ चाय पीते हुए सोचा कि कभी चंदर भी यहाँ जरूर रुका होगा। चाय पीने के लिए वो कहीं भी रुक सकता था। अक्सर वो कहा करता था कि अगर वो मर जाएगा तो यमराज से आखिरी प्याली चाय मांगेगा। मसूरी जैसे जैसे पास आता जा रहा था वैसे ही सुधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलने के 2 घंटे बाद वो मसूरी हनीमून इन होटल के सामने खड़ी थी। हनीमून इन होटल को देख के उसको याद आया कि चंदर से शादी होती तो वो यही लेकर आया होता। अगले ही मोमेंट उसको ख्याल आया कि वो शायद आया भी हो। थोड़ा बहुत पूछकर वो मुश्किल से 20 मिनट में मुसाफिर कैफे के सामने खड़ी हुई। अंदर कुछ टूरिस्ट बैठे हुए थे तो कुछ गद्दे पर मजे से लेटे हुए थे। सामने दीवार पर सैकड़े फोटो लगी हुई थी और इस दीवार के पास गई तो सभी फोटो में चंदर और उसके साथ एक बंदी थी। काउंटर पर फोटो वाली बंदी बैठी हुई थी। सुधा समझ गई कि वो पम्मी है। चंदर को वो फोटो में देखकर थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ी खुशी। वो पास पड़ी सबसे छोटी वाली टेबल पर बैठ गई। पम्मी उसका अकेला देखकर खुद ही मेन्यू लेकर वहां कर सुधा से ऑर्डर लेने के लिए पूछा, क्या लेगी आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इस पर पम्मी ने बताया, हमारे यहाँ की कोल्ड कॉफी वर्ल्ड फेमस है, तो वही कर बनवा दीजिए। कुछ टोस्ट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। पम्मी ऑर्डर लेकर जा ही रही थी तो उतने में सुधा ने पूछा, ये फोटो में आपके हस्बैंड है? पम्मी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इस आदमी से कौन शादी करेगा, कैफे में पार्टनर है मेरा। कहाँ से आई है आप? मुंबई। मसूरी घूमने? नहीं, अपने बेटे के एडमिशन के लिए देहरादून तक आई थी तो सोचा कि 1-2 दिन का ब्रेक ले ले। आपके पार्टनर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? कौन? चंदर? वो ट्रैकिंग पर गया हुआ है, कल तक आ जाएगा। आप हमारे यहाँ 1 दिन रुक सकती है? क्यों नहीं, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके हस्बैंड भी साथ है? पम्मी ने पूछा। नहीं, मैं अकेले हूँ, बुकिंग कर दीजिए आप मेरी। पम्मी ने काउंटर पर जाकर चेक किया लेकिन उस दिन की एक भी कमरा खाली नहीं था। कॉफी सर्व होने के बाद सुधा की टेबल पर आकर बताया, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसके साथ एक ही घर में रुक सकती है। वैसे भी चंदर कल लौटेगा तो कल तक सुबह एक कमरा खाली हो जाएगा। सुधा को थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन उसने हाँ कर दिया। अरे लीजिए, हमारी इतनी बात हो गई कि आपका नाम ही नहीं पूछा मैंने, पम्मी ने कहा। सुधा। पम्मी 1 सेकंड के लिए थोड़ा ठिठकी। अपने मन में एक बार सोचा कि क्या ये यही सुधा तो नहीं है, लेकिन तभी कुछ कैफे का काम आ गया और इन सब के बीच में वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इस बीच जब पम्मी कैफे के काम में बिजी हो गई तो सुधा सामने किताब की अलमारी देखने लगी। वहां रखी हुई कुछ किताबों को वो पहचानती थी। उसमें से एक किताब निकालकर वो पन्ने पलटने लगी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक तारीख पड़ी थी। चंदर की आदत थी, वो किताब जिस दिन खत्म करता था वो किताब में आखिरी पन्ने पर तारीख लिख दिया करता था। सुधा ने किताब के कुछ पन्ने पलटकर एक अंडरलाइन को छुआ। उसे ठीक ऐसा लगा जैसे सालों बाद उसने चंदर को छू लिया हो, उसका सिर सहला लिया हो। सुधा का पूरा दिन मुसाफिर कैफे में चंदर की जगह को महसूस करके बीता। शाम को पम्मी उसको अपने घर ले गई। घर में घुसते ही उसने देखा कि दीवार पर चंदर और पम्मी की एक तस्वीर लगी है। तस्वीर देखते ही उसको अपने रुकने वाले फैसले पर थोड़ी खौफ हुई। कमरे में चंदर का थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, वैसे ही 2-3 किताबें फैली हुई थी। वो 2-3 किताब एक साथ शुरू कर देता था। पम्मी सुधा को चंदर वाला कमरा दिखाकर नीचे कैफे में चली गई। पम्मी के जाते ही सुधा चंदर के बेड पर लेट गई और ऊपर छत को देखते हुए जाने क्या सोचने लगी। थोड़ी देर लेटकर वो सामने बालकनी में चली गई। सामने वाला पहाड़ उसको देखकर मुस्कुरा उठा जैसे सालों बाद उसका इंतजार कर रहा हो। बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर पिछले 10 सालों के बारे में सोचने लगी थी। उस बीच उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को कई सारे गेस्ट बालकनी में बैठकर बोनफायर करते रहते थे। खूब सारा गाना बजाना हो रहा था। पम्मी भी कुछ गाने की कोशिश करती रही लेकिन बार बार गाना भूल जाती थी। जब भी वो गाना भूलती थी तो बोलती थी, चंदर को आगे का पुराना गाना याद है, वो हमेशा याद दिला देता था।
ठीक उसी मोमेंट पे सुधा ने सोच लिया कि अगले दिन सुबह वो चंदर से मिलके लौट जाएगी और विनीत के साथ शिफ्ट हो जाएगी। उसको कोई हक नहीं इतने सालों बाद लौटकर चंदर की लाइफ में फालतू ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का। बोनफायर में बहुत कम आग बची थी, मुश्किल से 10 मिनट की। बालकनी से सबके जाने के बाद पम्मी ने सुधा से कहा, तुम वही सुधा तो नहीं जिसका इंतजार चंदर आज भी करता है? सुधा कोई जवाब नहीं देती। कोई जवाब न पाकर पम्मी ने दोबारा कहा, किताब की अलमारी से तुमने किताब निकालकर जिस तरह किताब के आखिरी पन्ने को छुआ था, मैं तभी समझ गई थी कि तुम वही सुधा हो। सुधा ने अब भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद पम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। लंबी खामोशी के बाद सुधा ने कहा, मैं कल सुबह चंदर के आने से पहले चली जाऊंगी। पहाड़ फूक फूक कर बोनफायर की आग को बार बार जला दे रहा था। लकड़ी की आग बुझते बुझते बार बार जले जा रही थी, हर बार पहले से तेज। से उस दिन की बात। अगले दिन सुबह पम्मी जल्दी उठकर नीचे कैफे में चली गई। जब चंदर आया तब पम्मी ने उसको बताया कि एक गेस्ट ऊपर है, वो चाय लेता जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि पम्मी ने गेस्ट को अपने घर में रुकवा दिया हो। वो पहले भी कई बार ऐसा करती रहती थी, इसलिए चंदर को कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा। वो चंदर को अभी सुधा के बारे में कुछ नहीं बताती। चंदर चाय लेकर ऊपर घर में पहुंचा। सुधा आराम से बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रही थी। चाय रखने के बाद चंदर ने सुधा का चेहरा देखा। एक मोमेंट होता है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि दुनिया कभी कभी चलते हुए एक पल रुक जाया करती है। ये यही मोमेंट था जिसकी तैयारी दुनिया 10 साल से कर रही थी। उस मोमेंट में 10 साल की बर्फ जमी हुई थी। चंदर को कुछ समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। कैसी हो? ठीक हो? इतनी सी बात के बाद उन दोनों के बीच बड़ी देर तक कुछ बात नहीं हुई। सुधा ने ही चाय की एक सिप लेने के बाद बोला, बस कुछ और नहीं पूछना, 10 साल बाद मिलने पर बातें खत्म हो जाती है क्या? बातें इतनी हो जाती है कि समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करे। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। जब बातें न बची हो तो मौसम के बारे में बात कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा? लगता रहेगा कि बातें अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे बदले नहीं तुम बिल्कुल। इतना तो बदल गया हो। कितना बदल गए हो बताओ जरा। मेरा छोड़ो, तुम तो बदल गई हो। कितनी मोटी हो गई हो तुम। हाँ, थोड़ी सी मोटी हो गई हो, सही लगा था मुझे। क्या? यही कि बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है ना। चंदर ये बोलकर हंसने लगा। उसके बाद दोनों में बातें नहीं हुई। थोड़ी देर तक बाहर के ठंडेपन की भाप और गर्म चाय का कोहरा मिलकर एक होने लगे। चाय खत्म करने के बाद सुधा ने शुरू किया, पम्मी से शादी क्यों नहीं की? इतनी अच्छी तो है वो। हाँ, तुमसे तो बहुत अच्छी है। बताओ ना, शादी क्यों नहीं की पम्मी से? तुमसे डिवोर्स नहीं लिया था ना। हमारी शादी कब हुई थी कि डिवोर्स होता? इतनी बार तो हुई थी शादी हमारी। कब? मुझे भी बताओ। सुधा ने थोड़ा चौंक कर पूछा। जब घर आकर तुमने पीजी नहीं जाने का फैसला किया तब हमारी पहली बार शादी हुई थी। जब समंदर के किनारे टहलते हुए तुम मुझे बिना बताए रोती थी तब हुई थी हमारी दूसरी शादी। जब तुमने रोने की एक्टिंग नहीं की थी और तुम्हें सही से रोना नहीं आता था तो ये बात मैं समझ गया था कि तब हो गई थी हमारी दूसरी शादी। जब अलमारी के लिए लड़ाई हुई थी तब हुई थी हमारी चौथी शादी। जब रोज रात में लाइट ऑफ करने के लिए तुम बहाने बनाए देती थी तब हुई थी हमारी 5वीं शादी। जब अंडमान जाने से पहले तुमने मेहंदी लगवाई थी तब हुई थी हमारी 6ठी शादी। जब दिवाली पर पहली बार साड़ी पहन के पूजा की थी तुमने तब हमारी हुई थी 7वीं बार शादी। जब तुमने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो तब हुई थी हमारी 8वीं शादी। जब उस दिन तुमने फोन पर अपने अबॉर्शन का झूठ बोला था तब हुई थी हमारी 9वीं शादी। मुंबई छोड़ने के बाद से हर दिन जो हमने एक दूसरे के इंतजार में गुजारी हुई रातें हैं तब हुई थी हमारी शादी। शादी के लिए बैंड बाजा पंडित की जरूरत तो नहीं है, वो बात मुझे अब समझ में आ चुकी है, लेकिन देर हो गई। सुधा, हमारी शादी इतनी बार हो चुकी है कि एक जन्म तो तुमसे डिवोर्स लेने में ही चला जाएगा। तुमको पता था हमारे बेटे के बारे में? हाँ, फिर भी मिलने नहीं आए। उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या नाम रखा तुमने? अक्षर। ये बोलने के बाद सुधा की ये सुनने के बाद चंदर की उदासियां और आंसू मिलकर एक हो गए। चंदर भरे गले से पूछा, उसकी शक्ल तुमसे मिलती है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी, लेकिन नाक तुमसे मिलती है।
तुम्हारे जैसा ही कंफ्यूज रहता है, तुम्हारी किताबों के अंडरलाइन के मतलब पूछता रहता है। चंदर को यह सुनकर किसी बात का सुकून हुआ। उसने सुंदर को अक्षर की फोटो दिखाने के लिए कहा। फोटो दिखाने के लिए सुधा ने जैसे ही अपना मोबाइल खोला, उसमें विनीत की 39 मिस कॉल पड़ी हुई थी। 15-20 चैट भी थे। विनीत के आखिरी मैसेज में लिखा था कि अक्षर को चोट लग गई है, वो फ्रैक्चर है और हॉस्पिटलाइज्ड है। सुधा ने तुरंत ही विनीत को फोन किया। विनीत भी बहुत चिल्लाया और बताया कि कल रात वो कितना परेशान था। वो बस दिल्ली की फ्लाइट लेने ही वाला था, उसको देहरादून पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सुधा ने उसको चलने के लिए मना किया और कहा कि वो तुरंत ही हॉस्पिटल जा रही है। चंदर सुधा को लेकर तुरंत देहरादून के लिए चल दिया। रास्ते पर सुधा रो रो कर अपने आप को मोबाइल बंद करने की वजह से कोसती रही। चंदर उसको समझने की कोशिश करता रहा। 2 घंटे के अंदर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया परेशान होने की कोई बात नहीं है, रात भर बहुत दर्द था इसलिए नींद की दवा दी हुई है, 3-4 घंटे तक असर रहेगा। 2 जगह फ्रैक्चर है, रिकवरी में कम से कम 1 महीना लगेगा। सुधा के ये पूछने पर कि क्या हुआ था, पता चला कि किसी बच्चे ने पहली मंजिल से धक्का मार दिया था। ये सुनते ही सुधा ने अगला फोन स्कूल को करके सुनाना शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते गुस्से से सुधा के आंसू बहने लगे थे। सुधा स्कूल वालों पर केस करने की धमकी दे रही थी। इधर चंदर एकदम चुप था। उस सुधा को कंट्रोल में न आते देख उसके हाथ से फोन लेकर अपने पास रख लिया। वह अक्षर के बेड पर जाकर वे स्टूल पर बैठ गया और सुधा को भी यही बैठने का इशारा किया। उसने अक्षर को नाक कर छू कर देखा और उसके माथे पर हाथ रखकर धीरे धीरे बिताए हुए 10 सालों को सहलाता रहा। चंदर अक्षर को देख रहा था और सुधा चंदर की आंखों को। चंदर ने बहुत धीरे से कहा, इसका माथा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये सुनकर सुधा ने कहा, मालूम है तुम्हारी सबसे ज्यादा याद कब आई? कब? जब अक्षर 8वें महीने में था। रात भर ये पेट में लात मारता रहता था। तब लगता था कि तुम्हें मेरा पेट सहलाने के लिए होना चाहिए। तुम लौटे क्यों नहीं? नहीं लौटा इसलिए गुस्सा हो मुझसे? हाँ बहुत। बताओ तुम क्यों नहीं लौटे? क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन तुम आ जाओगी या मुझे बुला लोगी। इतना भरोसा था, भरोसे से ज्यादा आदत थी तुम्हारी। जब कभी कोई शक्ल बहुत ध्यान से देखता था तो तुम दिखाने लगती थी। मुसाफिर कैफे बनने से पहले दिन से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब लौट आओ। बड़ी मुश्किल से सालों जाकर अपनी आदतें बदली है, अब लौटना मुश्किल है। चंदर ये बोलकर अक्षर के हाथों को अपने हाथों से लेकर उसके हाथ की लकीर से अपने हाथ की लकीर मिलाने की कोशिश करने लगा। सुधा चंदर के पड़ोस में आकर बैठ गई। अक्षर और चंदर के हाथ को एक साथ लेकर चूम लिया। सामने अस्पताल की घड़ी में सुई 1 सेकंड चलना भूल गई। आने वाले पल ने जाने वाले पल को गले लगा लिया। 2 पल मिलकर ठहर गए। 2 बजे के आसपास से अक्षर की नींद खुली। उसने सुधा के पास देखकर पहली बात की, मम्मी हॉस्टल में नहीं रहना। डॉक्टर ने सब चेक करके बताया कि अक्षर को लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभी उससे मुंबई तक ट्रैवल नहीं किया जा सकता। सुधा ने अक्षर से पूछा कि कैसे हुआ था। अक्षर ने बताया कि उसको किसी ने धक्का दिया था। उसके बाद उसको कुछ ज्यादा याद नहीं है। चंदर सुधा और अक्षर को लेकर मुसाफिर कैफे आ गया था। पम्मी अक्षर को लेकर इतना खुश हुई जैसे उसका खुद का बच्चा आ गया हो। अक्षर अलमारी की कुछ किताब पहचानता था। उसने उन किताबों को देखकर पूछा, ये वही अंकल है क्या जिनकी किताबें हमारे घर पर छूट गई है? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदर ने कहा, हाँ मेरी ही किताब है, आपके यहाँ छूट गई है। आपका और भी बहुत सारा सामान छूटा है घर पर ही। पूरी अलमारी में आपके फटे हुए कपड़े छूटे हैं। आपका नाम चंदर है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपकी कई सारी डायरी भी घर पर है। आप किताब के एंड में क्यों डेट डालते थे? आप किताब को अंडरलाइन करके क्यों गंदा करते हैं? आपके स्कूल में ये बताया नहीं कि ये कैसे बैड मैनर्स होते हैं? वैसे अंकल आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही पुअर है। आपकी टीचर आपको डांटती नहीं थी? ये सुनकर सुधा, चंदर और पम्मी तीनों हंस दिए। अक्षर का चंदर को अंकल बोलना पम्मी को थोड़ा खटका। चंदर को थोड़े से ज्यादा खटका था और सुधा को सबसे ज्यादा खटका था। सुधा ने एक हाथ में अक्षर का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से अक्षर को माथा सहलाते हुए कहा, ये पापा है। उस पर अक्षर पम्मी की तरफ देखकर अपनी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत भर के पूछा, यह पापा है तो पम्मी आंटी कौन है? ये सुनकर सुधा ने बताया, पम्मी आंटी आपकी बड़ी मम्मी है। तुम भी मम्मी हो, पम्मी आंटी भी मम्मी। ये सुनकर सुधा ने पम्मी की तरफ देखकर कहा,
हाँ, वो बहुत लकी होते हैं जिनकी 2 मम्मियाँ होती है। ये सुनकर अक्षर चंदर के जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और पूछा, आप तीनों की शादी हो गई है? अक्षर की ये बोलकर ही पिछले 10 साल की उदासी हवा में धुलकर गायब हो गई थी। पम्मी सुधा और चंदर तीनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अक्षर को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, सबको देखकर बहुत खुश था और कहा, मम्मी, बड़े मम्मी और पापा, चलो मुझे आकर गले लगा लो। तीनों को एक साथ अक्षर से गले मिलते देख मुसाफिर कैफे मुस्कुरा उठा। मुसाफिर कैफे अपनी एक नई मुसाफिर पाकर खुश था। रास्ते केवल वो भटकते हैं जिनको रास्ते पता न हो। जिसको रास्ता पता ही नहीं होता, उनके भटकने को भटकना नहीं बोला जाता। 2 साल बाद अक्षर अब देहरादून में नहीं, मसूरी में पढ़ता था। हर संडे अक्षर बच्चों के साथ बैठकर अपने पापा से कहानी सुनता। स्किनबोर्ड अंकल उसके फेवरेट थे। जब भी वो आते, उनको वो कहानियों के बारे में तमाम सवाल पूछता। अक्षर को पंचतंत्र की बहुत सारी कहानी याद थी। अक्षर के मुसाफिर कैफे में आने के बाद से मुसाफिर कैफे की खाली जगह भर गई थी। पम्मी को अक्षर के आने के बाद लाइफ में नए महीने मिल गए थे। वो अब घूमने जाती थी तो अक्षर को साथ ले जाती थी। अक्षर जब उसको बड़ी मम्मी बोलता था तो पम्मी की जिंदगी से सारी शिकायत दूर हो जाती थी। चंदन ने सालों बाद फिर से अपनी अधूरी किताब को लिखना शुरू कर दिया था। चंदर को समझ में आ चुका था कि जिंदगी की किताब में एंड नहीं, केवल और केवल नई शुरुआती मैटर करती है। सुधा ने अपनी नई लॉ फर्म खोल ली थी। वो साल में 3-4 महीने के लिए मसूरी में रहती थी और 1 महीने के लिए अकेले कहीं घूमने जाती थी, अपना मुसाफिर कैफे ढूंढने। हमारे सब जवाब हमारे पास खुद है, ये बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती है। बिना भटके मिली हुई मंजिलें और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। वैसे भी जिंदगी की मंजिल भटकना है, कहीं पहुंचना नहीं। ये थी पूरी किताब मुसाफिर कैफे की। आपको अगर ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो सभी सीरीज देखकर लाइक कर दीजिए, हमारे एफर्ट को कमेंट कर दीजिए ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी पूरी किताब लेकर आ सके। धन्यवाद। मेरा नाम है पार्थ।